तो कल की क्लास में हमने रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आरसीसी जो हमारा होता है सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन हमने देखा था। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को भी हमने समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है। टॉपिक जो हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्लियर? टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की अपन यहाँ पे बात करें तो जैसे कल अपन ने कंक्रीट को समझा था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को, कि भाई ये मिक्स होता है आपके बाइंडिंग मटेरियल का, जिसमें सीमेंट आपका आ गया, फाइन एग्रीगेट मतलब कि सैंड आपका आ गया, कोर्स एग्रीगेट मतलब आपका आ गया वाटर और एडमिक्सचर। ठीक है, आप डिजायर मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर इन सारी चीजों को मिक्स करते हो। ठीक है, किसके लिए? एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ के कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो आज जो हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने वाले हैं, तो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट जो अभी अभी मिक्स हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और हार्ड होने के बाद कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे हेडिंग आपको दिख रही होगी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? हेडिंग आपको ये यहाँ पे दिख रही होगी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो आपका होता है ना, ये आपका जो प्रॉपर्टी होता है, ये किसका प्रॉपर्टी होता है आपका? ये प्रॉपर्टी आपका होता है फ्रेश कंक्रीट का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्लियर? अब देखो, वर्केबिलिटी आपकी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है यह फ्रेश कंक्रीट की। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करना चाहूं कि भाई वर्केबिलिटी जो आपका होता है वो क्या होता है, तो सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो? हाँ देखो, सिंपली आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इज टू वर्क विथ, मतलब कितना इजी तरीके से आप इस कंक्रीट के साथ वर्क कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर कंक्रीट के साथ मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा? तो वर्किंग में तो ये देखो, मिक्सिंग आपका हो गया। क्लियर? आपका क्या हो गया? एक तो आपका मिक्सिंग यहाँ पे हो गया, दूसरा आपका प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, तीसरा आपका कंसोलिडेशन। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो आप करते हो, तो कॉम्पैक्शन आपका हो गया, और लास्ट अगर आप बोलोगे तो वो आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। क्लियर? तो कितना इजी तरीके से आप कंक्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहलाता है। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, consolidated and finished। आई बात समझ में? सिंपली शब्दों में आप याद क्या रख लोगे? सिंपली शब्दों में याद रख लोगे इज टू वर्क विथ, कितना इजी हम इसके साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्केबिलिटी आपकी है, इस वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं? तो अगर फैक्टर इफेक्टिंग की बात यहां पे की जाए तो सबसे पहला जो फैक्टर यहां पे होता है वो आपका होता है वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर? वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए दूसरा फैक्टर क्या होगा? टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है किस मेथड के द्वारा आपने कंक्रीट को मिक्स किया है, तो मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट आपका है थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन। क्लियर? जो आपका कंक्रीट सेक्शन है उसकी कितनी थिकनेस है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, ये भी आपकी वर्केबिलिटी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट आपका है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, क्लियर, कितनी डिस्टेंस से आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। मेथड ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की आपकी क्या मेथड है, और एनवायरमेंटल कंडीशन उस टाइम पे आपकी क्या है। तो ये जो फैक्टर्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं, ये सारे फैक्टर्स आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। आ सकता है एग्जाम के अंदर और पूछा जा सकता है, चार ऑप्शंस आपको दिए जाए और पूछा जाए कौन सा फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को यहाँ पर इफेक्ट करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अपन ने जनरल यहाँ पे वर्केबिलिटी को डिस्कस किया है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या कहलाती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंक्रीट को इफेक्ट करते हैं, क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्लियर। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं, वही सारे टेस्ट अपन यहाँ पे देखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक टाइप ऑफ टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला आपका क्या है, स्लम्प टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, स्लम्प टेस्ट, ठीक है। स्लम्प टेस्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, थर्ड आपका है फ्लो टेस्ट, फोर्थ आपका है बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, और आपका फिफ्थ जो है वो है आपका कैली वॉल टेस्ट। मतलब ये मेरे पास 5 टेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कैली वॉल टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट अपने को क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। ये बेसिक कंक्रीट में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आरसीसी सब्जेक्ट इन्होंने बोल दिया है। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कंक्रीट सब्जेक्ट होता है, मटेरियल सब्जेक्ट होता है कंक्रीट, वो तो इन्होंने बोला नहीं है। तो बेसिक जो चीजें हैं उसकी वो अपने को डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्लम्प टेस्ट की। किसकी बात करते हैं अपन, अपन बात करते हैं स्लम्प टेस्ट की। तो स्लम्प टेस्ट आपका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि स्लम्प टेस्ट अगर मुझे करना है तो मुझे कौन कौन से एपरेटस की नीड यहाँ पे होगी। सबसे पहला मुझे स्लम्प टेस्ट कौन चाहिए, मतलब ये आपका मोल्ड होता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे ये आपकी कॉन बनी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप की स्लम्प कॉन आपको चाहिए। नेक्स्ट टेम्पिंग रॉड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये टेम्पिंग रॉड बनी हुई है, तो अपने को टेम्पिंग रॉड चाहिए। और स्केल फॉर मेजरमेंट, क्लियर, और मेजरमेंट करने के लिए मुझे स्केल चाहिए, क्लियर। तो ये हमारे मेन क्या हो जाते हैं, एपरेटस यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब स्लम्प टेस्ट जो आपका होता है इसको आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हो और लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हो। दोनों जगह आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि स्लम्प टेस्ट जो आपका होता है इसको आप दोनों जगह परफॉर्म कर सकते हो, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हो और आप साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर। अब जो स्लम्प टेस्ट आपका होता है ये आपको क्या देता है, वर्केबिलिटी देता है, क्लियर। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे आपको वर्केबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो स्लम्प टेस्ट जो आपका होगा इसको आप लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हो और एट साइट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। दोनों जगह आपका ये जो टेस्ट है आपका परफॉर्म होगा, क्लियर। जैसे आपका बैचिंग प्लांट होता है जहां पे आपका कंक्रीट बनता है, ठीक है। अब बैचिंग प्लांट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मुझे 7 एम क्यूब कंक्रीट को बनाना है, ठीक है। तो एक बैच में 1 एम क्यूब कंक्रीट निकल रहा है, या पे हो सकता है 1.5 एम क्यूब आपका कंक्रीट निकल रहा होगा।
तो आप बैच टू बैच भी स्लंप को परफॉर्म करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपका जो कंक्रीट है उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भाई बैच टू बैच भी आप कंक्रीट को यहाँ पे चेक करोगे। क्यों करोगे? यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को आपको देखने के लिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्लम कौन टेस्ट हो गया, मतलब स्लम टेस्ट कौन हो गई? टैंपिंग रॉड, मेजरिंग टेप, और ये जो नीचे आपका है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोरस बेस प्लेट। नॉन पोरस बेस प्लेट। ठीक है, ये आपकी क्या है? नॉन पोरस बेस प्लेट आपका है। ठीक है। अब ये स्लम टेस्ट कौन की अपन बात करते हैं, तो आप देखो ये जो आपका बेस होता है ना, इस स्लम टेस्ट कौन का, ये बेस जो आपका होता है, ये बेस आपका होता है 30 सेंटीमीटर का। कितने का होता है? 30 सेंटीमीटर का आपका ये बेस होता है। ठीक है, कितने का होता है आपका? नहीं, 30 नहीं, 20 सेंटीमीटर का होता है आपका। सॉरी, गलत बता दिया मैंने। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है 20 सेंटीमीटर का। हाइट होती है आपकी 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देखोगे ना, ठीक है, तो ये आपकी होती है 30 सेंटीमीटर की। ठीक, और जो आपका ये ऊपर वाला जो डाया होता है, टॉप डायामीटर जो आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है 10 सेंटीमीटर का। क्लियर? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और ये जो आपकी टेम्पिंग रॉड है ना, ये जो टेम्पिंग रॉड है, अगर इस टेम्पिंग रॉड की लेंथ की मैं आपसे बात करूं, इसकी बात करूं, टेम्पिंग रॉड की लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, लेंथ जो आपकी होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर। टेम्पिंग रॉड की जो लेंथ आपकी होगी वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और साथ ही साथ अगर मैं इस रॉड के डाया की बात करूं, तो डाया जो इसका होगा वो होगा 16 mm का। टेम्पिंग रॉड का जो डाया होता है वो कितना होता है? 16 mm का डाया होता है। ठीक है, क्लियर? और इसका एक एंड जो आपका होता है वो कैसा होता है? राउंडेड होता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो एंड है वो कैसा आपका एंड रहेगा? राउंडेड एंड। ठीक है, तो ये एपरेटस जो आपके हैं स्लम कॉन टेस्ट का, वो एपरेटस अपन ने डिस्कस कर लिया, डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोसीजर क्या होती है। प्रोसीजर के लिए अगर आप बोलोगे तो इसके अंदर आप ऑयल को अप्लाई करोगे इंटरनल सरफेस पर, उसके बाद कंक्रीट को फिल करोगे। ठीक है, और टेस्ट को आपको परफॉर्म यहाँ पे करना है, अपन समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो स्लम कॉन टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो द कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट और स्लम्प कॉन टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कॉन्क्रीट। जो फ्रेशली मिक्स्ड आपका कॉन्क्रीट होता है उसके लिए जो स्लम्प कॉन टेस्ट होता है या कॉन्क्रीट स्लम्प टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमन टेस्ट आपका होता है, which can be performed either at the working site मतलब की फील्ड और इन द लेबोरेटरी। मतलब आप इस टेस्ट को लेबोरेटरी के अंदर या फिर वर्किंग साइट के अंदर क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट, टू मेंटेन द वर्केबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू चेक बैच बाय बैच इंस्पेक्शन ऑफ द कंक्रीट स्लम। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, this can be easily done with the concrete slump test।
The slump test is the simplest test to determine workability of concrete that involve low cost and provide immediate results. क्लियर? मतलब अगर इस टेस्ट की परफॉर्म करने की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है और आपको इमीडिएट रिजल्ट यहां पर मिल जाता है। ठीक है, अब प्रोसीजर की अगर यहां पे बात करूं तो नीड नहीं है प्रोसीजर की, ठीक है, क्योंकि अपने को कोई मेंस का पेपर नहीं लिखना है अभी। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आना है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं इसके रिजल्ट से। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं यहाँ पे कि इसकी जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये जो कौन आप यहाँ पे देख रहे हो, स्लम कौन आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसकी जो इंटरनल सरफेस होगी उसके ऊपर आप ऑयल को अप्लाई कर दोगे और ऑयल को अप्लाई करने के बाद इसको फिक्स कर दोगे इस नॉन पोरस बेस प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर कर दोगे? नॉन पोरस बेस प्लेट के ऊपर आप इसको क्या कर दोगे? फिक्स कर दोगे। फिक्स करने के बाद जो कंक्रीट का मिक्स होगा, क्या होगा? कंक्रीट का मिक्स होगा। तो आप ये समझ लो यहां पे कि ये जो कंक्रीट का मिक्स होगा तो आप क्या करोगे? कंक्रीट का जो मिक्स होगा तो वो क्या करना है आपको, देखो, एक, दो, तीन और एक, चार। ठीक है, 4 लेयर में आपको फिल करना है। कितनी लेयर में फिल करना है? 4 लेयर में आपको फिल करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये नहीं दिख रहा है पेन, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर और ये आपका हो जाएगा फोर्थ लेयर। मतलब 4 लेयर के अंदर आपको कंक्रीट मिक्स इसके अंदर फिल करना है। क्लियर? ईच लेयर टेम्प 25 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक। क्लियर? यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ईच लेयर टेम्प 25 टाइम्स। ये जो टेम्पिंग रॉड आपकी है ना, तो जैसे एक लेयर आपने फिल की है तो उसको 25 टाइम्स आपको स्टॉक्स करना है इस जो आपकी टेम्पिंग रॉड है इसकी हेल्प से। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक्सेस कंक्रीट निकलेगा उसको फिनिश करके आपको क्या कर देना है? बाहर निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये जो हैंडल है ना, ये हैंडल को पकड़ना है और धीरे धीरे आपको वर्टिकल डायरेक्शन में इस कॉन को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, ऊपर की ओर खींचने के बाद अब आप देखोगे कि कितना जो कंक्रीट की पहले मोल्ड की हाइट क्या थी और अब कितना आपका सेटलमेंट हुआ है उस कंक्रीट के अंदर, वो हाइट आपको मेजर करना है। तो वो एमएम में आप रिप्रेजेंट कर दोगे। क्लियर? तो वो आपको क्या बताएगा, वहां से आपको वर्केबिलिटी पता चलेगी। क्लियर? तो याद रखना इसका जो रिजल्ट निकलता है तो वो आप क्या करोगे, स्लम आप जो मेजर करते हो वो आपका वर्टिकल सेटलमेंट होता है। क्या होता है? स्लम्प जो आप रिकॉर्ड करते हो वो आपका वर्टिकल सेटलमेंट होता है और उसको आप एमएम में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, क्या करते हो? एमएम में रिप्रेजेंट करते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका स्लम्प होता है वो आपका क्या होता है? वर्टिकल सेटलमेंट, वर्टिकल, वो आपका वर्टिकल सेटलमेंट होता है इन मिलीमीटर, एमएम में। ठीक है, स्लंप जो आपका होता है वो वर्टिकल सेटलमेंट आपका होता है इन एमएम। ठीक है, एमएम में आपका होता है। अब यहां पे एक चीज आप देखना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप देखना, आपको बता रहा हूं, समझना और इस चीज को
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये आपका जो है ये आपका नॉन पोरस प्लेट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉन पोरस प्लेट हो गया है। अपन बना लेते हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये दूसरी हो गई है, ये तीसरी हो जाएगी, और ये आपकी चौथी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप का आपका स्लंप होगा, ठीक है। अब होगा क्या आपका, ये समझो कि सपोज जैसे ही आपने कॉन को खींचा, क्या किया, जैसे ही आपने कॉन को ऊपर खींचा, और जो यहाँ पे आपका शेप बना कंक्रीट का, जो आपका क्या बना, यहाँ शेप बना, वो सपोज मान लो आप इस टाइप से आपका शेप बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या बना, शेप बना, ये कंक्रीट है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि स्लंप आप रिप्रेजेंट करते हो कैसे, वर्टिकल सेटलमेंट। तो देखो ये आपका वर्टिकल सेटलमेंट कहलाता है कि कितना आपका यहाँ पे वर्टिकल सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है ना, तो इसको बोला जाता है ट्रू स्लंप। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रू स्लंप, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ट्रू स्लंप, तो ट्रू स्लंप आपका यही होता है। और स्लंप ऑन टेस्ट जो आपका होता है ना, उसमें आप ट्रू स्लंप को ही क्या करते हो, मेजर करते हो। क्लियर, ट्रू स्लंप इज द ओनली स्लंप दैट कैन बी मेजर्ड इन द टेस्ट। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ट्रू slump is the only slump is the only slump that can be measured, that can be that can be measured in the test, in the test, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, देखो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि भाई जो स्लम्प आपका था वो आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही मिल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, वो एग्जैक्ट उसी शेप में मिल रहा है आपको, ठीक है। कुछ भी वर्टिकल सेटलमेंट आपको नहीं देखने को मिला, ठीक है, कुछ भी वर्टिकल सेटलमेंट आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आपकी बनती है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हो, फिर ये क्या कहलाता है आपका, इस कंडीशन को आप बोलते हो जीरो स्लम्प। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, जीरो स्लम्प। क्लियर। और ये क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है, इंडिकेट वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो,
यह इंडिकेट करता है वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर। और इस टाइप जो जीरो स्लम्प आपका होता है इसको आप यूज करते हो यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। आप कहां पर यूज करते हो इसको? रोड कंस्ट्रक्शन में आप इसका यूज करते हो। ठीक है। मतलब जब भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो रोड के कंस्ट्रक्शन में अपन जीरो स्लम्प को लेते हैं। ठीक है। क्या लेते हैं? जीरो स्लम्प को लेते हैं। ठीक है। अब अगली कंडीशन की अपन बात करते हैं। तो अगली कंडीशन में आप देखो क्या हो रहा है कि जो जैसे ही आपने स्लम्प को ऊपर खींचा और कुछ इस टाइप से आपका शेप बना। क्या बना? कुछ इस टाइप से आपका शेप बना। कैसा? ये बना। कंक्रीट इस टाइप से आपका क्या हो गया? बिल्कुल कोलैप्स हो गया आप बोल सकते हो। ठीक है। पूरा का पूरा आप देखो कितना वर्टिकल सेटलमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मिल रहा है ना? तो इसको बोला जाता है कोलैप्स्ड स्लम्प। इसको क्या बोला जाता है? कोलैप्स्ड स्लम्प। क्लियर। और ये क्या इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है इंडिकेट वेरी हाई वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर। तो बहुत ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे हो जाता है ना तो आप बोल सकते हो स्लम्प टेस्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर। ये कोलैप्स्ड शियर जो आप कोलैप्स्ड आपका हो रहा है इसको आप यूज नहीं करोगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अब आप। नेक्स्ट क्या होगा? अब जैसे आपने क्या किया स्लम को ऊपर खींचा तो एक जो पोर्शन आपका है वो आपका इस टाइप से क्या हो गया है? कोलैप्स हो गया। मतलब कंक्रीट जो है वो इस टाइप से आपको दिखेगा कौन को ऊपर खींचने के बाद। ठीक है। तो इसको बोला जाता है शियर। इसको क्या बोलते हो आप? शियर। मतलब एक जो पोर्शन आपका होता है ना वो पोर्शन आपका हो जाता है कोलैप्स ये इस टाइप से। तो आप इसको ऐसा पूरी लिख लो शियर स्लम। शियर स्लम ये आपका क्या है? शियर स्लम आपका है। ठीक है। तो अगर शियर स्लम्प आपका होता है तो आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो शियर स्लम्प में? रिजल्ट जो आपका रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। रिजल्ट इनकम्प्लीट। क्लियर। और आप रेफर कर दोगे इस कंक्रीट को रीटेस्टिंग के लिए। आप कंक्रीट को किसके लिए रेफर कर दोगे? आप कंक्रीट को रीटेस्टिंग के लिए क्या कर दोगे? रेफर आप कर दोगे। क्लियर। तो ये चार कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये नंबर 1 आपका ट्रू स्लम्प हो गया, नंबर 2 आपका जीरो स्लम्प हो गया और नंबर 3 आपका कोलैप्स्ड स्लम्प हो गया और नंबर 4 आपका शियर स्लम्प हो गया। नंबर 4 आपका क्या हो गया? नंबर 4 आपका हो गया है शियर स्लम्प। ठीक है। अब वापस से यहाँ पे आते हैं तो ये तो अपन ने समझ लिया था। अब जो कंक्रीट स्लम्प आपका होता है उस कंक्रीट स्लम्प की अपने को क्या करना है? रिकमेंडेड वैल्यू देखना है। क्या देखना? ठीक है। रिकमेंडेड रिजल्ट ऑफ कंक्रीट स्लम्प का रिकमेंडेड वैल्यू क्या होता है? तो आप देखो एच पर IS 456-2000 अपन किस कोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं? IS कोड की बात करें तो IS 456-2000 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है।
और प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये क्या है आपका प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कोड प्रैक्टिस आपका है। तो देखो क्या लिखा, इफ द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट इज बिटवीन 0 to 25 mm, अगर आपको जो वैल्यू मिल रही है स्लम्प की, या फिर यो कहो कि जो वर्टिकल सेटलमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो अगर वैल्यू आपको 0 से 25 mm के बीच में मिल रही है तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है वेरी लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा आपका वेरी लो वर्केबिलिटी को। इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेरी लो वर्केबिलिटी। इसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरी लो वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, अगर आपके स्लम्प की जो वैल्यू है वो 25 से 50 mm के बीच में आपको मिल रही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो यह रिप्रेजेंट आपका करेगा लो वर्केबिलिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा आपका लो वर्केबिलिटी को। किसको, लो वर्केबल कंक्रीट को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी लो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 0 से 25, 25 से 50 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके स्लम्प की वैल्यू 50 mm से 100 mm के बीच में आपको मिल रही है तो आपका जो कंक्रीट होगा वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट होगा। वो क्या होगा आपका, मीडियम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपकी रिप्रेजेंट करेगा, या मीडियम वर्केबल आप बोल सकते हो, मीडियम वर्केबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं तो अगर वैल्यू आपको 100 से 150 mm मिल रही है, मतलब 100 to 150 mm की वैल्यू मिल रही है, क्लियर, तो ये आपका होगा हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हाई वर्केबिलिटी को। इसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट के लिए दी गई है, वो गाइडलाइंस आपको कैसे मिली, कैसे परफॉर्म करना है टेस्ट, तो ये भी चीज कभी कभी पूछ ली जाती है कि देयर आर द वेरियस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अवेलेबल टू परफॉर्म द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट। हमें कंक्रीट स्लम्प टेस्ट को अगर परफॉर्म करना है तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस के लिए आप IS 1199 1959 को फॉलो कर सकते हो। ASTM C 14310 इसके अंदर भी गाइडलाइंस दी गई हैं, और BS 1881 103 1993 इसके अंदर भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। तो इनकी हेल्प से भी आप कंक्रीट स्लम्प टेस्ट को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, परफॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये आपका स्लम्प टेस्ट हो गया है, और ये मैंने आपको कंडीशंस यहाँ पे बता दी हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस आपकी बनती हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपना आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, क्लियर। कौन सा आता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हमारा यहाँ पे आता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से एपरेटस की हमें नीड होती है, तो एपरेटस की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस अपने को चाहिए जिसके अंदर होता है आपका 2 कॉनिकल हॉपर्स और 1 सिलेंडर मोल्ड, क्लियर। 2 कॉनिकल हॉपर होंगे और 1 सिलेंड्रिकल मोल्ड होगा। डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉनिकल हॉपर्स आपके हो गए हैं और ये आपका हो गया एक सिलेंड्रिकल मोल्ड। एक टेम्पिंग रॉड आपका होगा और एक आपका बेकिंग मशीन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर बात करें हॉपर्स की तो आपका एक अपर हॉपर है, एक लोअर हॉपर है और एक आपका सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये अपर हॉपर में ये टॉप डायामीटर की मैं बात करूं, इसकी बात करूं, टॉप डायामीटर की अगर मैं बात करूं तो टॉप डायामीटर जो आपका होगा वो होगा आपका 250 mm का। कितने का होगा आपका, 250 mm का होगा। और बॉटम डायामीटर जो आपका होगा, तो बॉटम डायामीटर आपका होता है 125 mm का, ठीक है। और इसकी जो हाइट आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी 275 mm,
वो कितनी रहेगी आपकी 275 mm। क्लियर। अच्छा, इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी वो आपकी सेम होंगी। क्लियर, इसकी और इसकी डायमेंशन आपकी सेम होगी। क्लियर, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं सेम डायमेंशन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका सेम डायमेंशन आपका होगा। ठीक है, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर जो आपका है ना, इसके डायामीटर की अगर अपन बात करें तो इसका जो डायामीटर होगा वो होगा आपका 150 mm का। कितने का होगा, 150 mm का डायामीटर होगा। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 300 mm होगी। कितनी होगी, इसकी हाइट जो होगी आपकी 300 mm होगी। अच्छा, आप बोलो कि इसके बीच में और इसके बीच में जो गैप रहेगा वो गैप आपका क्या रहेगा, तो गैप अपन देख लेते हैं कि भाई ये गैप कितना रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो गैप की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 200 mm का रहेगा। ठीक है, गैप कितना रहने वाला है आपका 200 mm का यहाँ पे गैप आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अपने को एपरेटस की जो रिक्वायरमेंट है वो अपन ने देख ली है कि क्या क्या एपरेटस लगना है और इनकी डायमेंशंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन achieved by a standard amount of work done by allowing the concrete to fall through a standard height। मतलब क्या किया, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट को लिया और इसके अंदर आपने भर दिया, इसके अंदर आपने भर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने पूरा भर दिया अपर हॉपर के अंदर। अपर हॉपर के अंदर भरने के बाद आपने क्या किया, इसका एक ट्रैप डोर ओपन कर दिया। जैसे ही ट्रैप डोर ओपन होगा तो ये यहां से फॉल करके इस हॉपर के अंदर जाएगा। ये हॉपर आपका पूरा भर जाएगा तो इसका आपने ट्रैप डोर ओपन किया और इसमें से कंक्रीट जाके सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर भर जाएगा। तो यही तो उसने बोला है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। मतलब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के अंदर आप डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को फाइंड आउट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को फाइंड आउट कर रहे हो। ये डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, बाय अलाउइंग द कंक्रीट टू फॉल थ्रू अ स्टैंडर्ड हाइट। एक स्टैंडर्ड हाइट से आप कंक्रीट को क्या करा रहे हो, फॉल करा रहे हो। ये जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है ये स्पेशली डिजाइंड किया गया है लेबोरेटरी यूज के लिए। आप साइट यूज नहीं करोगे इसका, ये सिर्फ लेबोरेटरी यूज यहाँ पे आप करो। ठीक है, बट इफ द सर्कमस्टेंसेस फेवर्स इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन द वर्किंग साइट और फील्ड। क्लियर, मतलब अगर ऐसी कुछ कंडीशंस बन रही है कि आपको नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप साइट और फील्ड पे इसका यूज करोगे। अदरवाइज इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था किसके लिए, लेबोरेटरी के लिए। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, compaction factor test of concrete is more precise and sensitive than the concrete slump test। मतलब कंक्रीट स्लम्प टेस्ट से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो आपको मोर प्रिसाइज मिलेगा। ठीक है, वो आपको मोर प्रिसाइज मिलेगा एज कंपेयर टू स्लम्प टेस्ट। हेंस इट इज मोर Hence, it is more favorable and useful for low workable concrete और ड्राई कंक्रीट। मतलब लो वर्केबल कंक्रीट है जिसका स्लम्प आप नहीं निकाल पा रहे हो, या ड्राई कंक्रीट है जिसकी स्लम्प वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहां पे आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आप इस टेस्ट को आप ऐसा बोल सकते हो ना, देखो लो वर्केबल कंक्रीट या ड्राई कंक्रीट, तो आप देखो अभी आपने जो स्लम्प पढ़ा था, ड्राई कंक्रीट अगर होगा तो जीरो स्लम्प आपको मिलने वाला है। जीरो स्लम्प आपको मिलने वाला है तो मैंने लिखा था रोड कंस्ट्रक्शन में आप यूज करोगे। मतलब आप कॉम्पैक्शन फैक्टर जो टेस्ट आप यूज कर रहे हो
जनरली आपका सुटेबल हो रहा है लो वर्केबल और ड्राई कंक्रीट में, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा कंक्रीट जो आप वाइब्रेशन के द्वारा कॉम्पैक्ट करने वाले हो, उसकी वर्केबिलिटी अगर फाइंड आउट करना है तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट आप यहां पर अप्लाई करो। ठीक है, अब कुछ बेसिक पैरामीटर अगर मैं आपको यहां पे बोलूं तो जो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है, यहां पे जो कॉम्पैक्शन फैक्टर लिखा हुआ है, तो वो कॉम्पैक्शन फैक्टर जो आपका होता है, देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर जो आपका होता है, ये क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ पार्शियली पार्शियली partially compacted to fully compacted concrete, to fully compacted concrete, पार्शियली टू फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, क्लियर। ये जो कॉम्पैक्शन टेस्ट आपका था ना, इसको डेवलप करने वाला जो है वो कौन है, किसने डेवलप किया है, तो आप बोल सकते हो, क्लियर, डेवलप्ड बाय रोड रिसर्च लेबोरेटरी, डेवलप्ड बाय रोड रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, इन यूके, इंडिया में समझना। ठीक है, किसने डेवलप किया है, रोड रिसर्च लेबोरेटरी ने डेवलप किया है यूके में। ठीक, ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पे बोल तो दिया है कि कॉम्पैक्शन फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है पार्शियली कॉम्पैक्टेड टू फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। तो क्या होता है, जो ये सिलेंडर आपका होता है, इस सिलेंडर के अंदर आप क्या करो, इस सिलेंडर के अंदर आप कंक्रीट को फिल करो। जैसे ही कंक्रीट आपका फिल हो गया, आपने टेम्पिंग वगैरह कुछ नहीं की, आपने कंक्रीट से जस्ट इसको फिल कर दिया। ठीक है, और इसका आपने वेट ले लिया। ठीक है, इसका आपने क्या कर लिया, वेट ले लिया। फिर आप क्या करो, इस सिलेंडर को एम्प्टी करो। एम्प्टी करने के बाद फिर से आप इसके अंदर कंक्रीट को क्या करो, फिल करो। लेकिन अब आपको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना है, और प्रॉपर कॉम्पैक्शन करने के बाद जो वेट आपको मिले सिलेंडर के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट हो जाएगा। क्लियर। और ये जो सिलेंडर आपका है, इसका भी आपने क्या ले लिया है, एक एम्प्टी सिलेंडर का वेट आपने ले लिया। क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कॉम्पैक्शन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू चाहिए, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर मैंने आपको क्या बोला है, कॉम्पैक्शन मैंने फैक्टर बोला है कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का ये क्या होता है, वेट होता है। तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट मैंने W1 ले लिया है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा सिलेंडर का वेट, और W2 मैंने ले लिया है फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, और इसमें से सिलेंडर का वेट माइनस कर दिया है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर।
ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे कॉम्पेक्शन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू को। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट का जो रिकमेंडेड रिजल्ट है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द एम नेवली ऑथर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये कौन है, आपके कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के ऑथर हैं। डिस्क्रिप्शन द डिग्री ऑफ द वर्केबिलिटी एंड देयर कॉम्पेक्शन फैक्टर एज फॉलो। अब देखो यहाँ पे अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.78 है तो आप इसको वेरी लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कंसीडर करोगे। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.85 है तो आप लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कंसीडर करोगे, मतलब लो वर्केबिलिटी कंक्रीट कहलाएगी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू अगर 0.92 आपकी आ रही है तो आप इसको मीडियम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोलोगे, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अगर 0.95 आपका आ रहा है तो ये आपका हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहलाएगा। तो यही जो टेस्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये टेस्ट रिजल्ट ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट रिजल्ट जो आपके हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 0.78 पे आपका जो होगा वेरी लो, 0.08 पे आपका होगा लो, 0.92 पे आपका होगा मीडियम और 0.95 पे आपका होगा हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो कॉम्पैक्शन फैक्टर के लिए है, तो वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आपको कहां पे मिलेंगी, IS 1199/1959 और ACI 211.375 और ये रिवाइज हुआ था 87 में, और BS 1881/103/1993। इसके अंदर आपको कॉम्पैक्टिंग या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि कैसे अपने को ये जो टेस्ट है परफॉर्म करना है। ठीक है, कहां मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को इन 3 कोर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद आपका जो आता है वो आपका आता है क्या, फ्लो टेस्ट। ठीक है, तो फ्लो टेस्ट में आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको एपरेटस की रिक्वायरमेंट है। एक तो फ्लो टेबल चाहिए, दूसरा मोल्ड चाहिए और तीसरा आपको क्या चाहिए, स्केल आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, स्केल आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर देखो आपको टेबल भी मिल गई है। हाँ मोल्ड भी आपको मिल गया है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे हिंज लगे हुए हैं। तो अपन थोड़ी सी यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अब फिर एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लो टेबल, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जो ये फ्लो टेबल हमारा होगा ना, जो फ्लो टेबल हमारा होगा ये किसका बना हुआ है, मेड ऑफ मेटल, मेड ऑफ मेटल। ठीक है, हैविंग थिकनेस, हैविंग थिकनेस 1.5 mm। मेटल की थिकनेस कितनी है, 1.5 mm है। फ्लो टेबल जो आपका होगा, फ्लो टेबल की जो डायमेंशन आपकी होगी वो आपकी डायमेंशन होगी 750 mm बाई 750 mm। ठीक है, टेम्पिंग रॉड आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये है ना, ये आपका क्या है, ये टेम्पिंग रॉड है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, टेम्पिंग रॉड। तो ये जो टेम्पिंग रॉड आपका होगा ना, ये किसका बना हुआ होगा, हार्ड वुड का, मेटल वाला नहीं है, ये वुड का बना हुआ है। ठीक है,
हार्डवुड का आपको ये टेम्पिंग रॉड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, किसका होगा? हार्डवुड का आपका बना हुआ होगा। ठीक है, मेटल की कौन आप देख रहे हो? ठीक है, तो देखो मेटल की कौन जो आपकी है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, इसकी बात करूं, हाइट की बात करूं, तो यह आपको 20 सेंटीमीटर की मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं इस बॉटम डायामीटर की बात करूं तो ये भी आपको 20 सेंटीमीटर का मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इसके टॉप डायामीटर की बात करूं तो ये आपको मिलेगा 13 सेंटीमीटर का। कितने का मिलेगा? 13 सेंटीमीटर का आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका रहने वाला है फ्लो टेबल ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखो फ्लो टेबल टेस्ट जो आपका होता है ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे फाइंड आउट करता है, तो आप बोल सकते हो कि यह कंक्रीट की फ्लोइंग प्रॉपर्टी को एग्जामिन करता है। क्या करता है? कंक्रीट की फ्लो प्रॉपर्टी को एग्जामिन करता है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड, द वर्केबिलिटी ऑफ concrete is is determined by examining the क्या एग्जामिनिंग करते हो? फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्या करते हो आप? फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को एग्जामिन करते हो। ठीक है, आप क्वालिटी ऑफ कंक्रीट भी इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को भी चेक कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे, द फ्लो टेबल टेस्ट इज द लेबोरेटरी टेस्ट, ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है। विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यह इंडिकेशन देता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का विथ रिस्पेक्ट टू द कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी एंड कोहेसिवनेस। In the flow test, a standard mass of concrete is subjected to jolting। अभी मैं आपको बताऊंगा jolting क्या कहलाता है। ठीक है, this test is generally used for high workability of concrete। ये आप high workability of concrete के लिए परफॉर्म करते हो इस टेस्ट को। ठीक है, सिमिलर लेबोरेटरी टेस्ट नेम्ड फ्लो टेबल टेस्ट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी इन 1933। इसके जैसा ही एक और लेबोरेटरी टेस्ट आपका ये फ्लो टेस्ट हो गया, इसके जैसा ही, जिसको इन्होंने फ्लो टेबल टेस्ट बोला है, जो जर्मनी में डेवलप्ड हुआ था 1933 में। एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन बीएस 1881। क्लियर? 105 1984 जो आपका बीएस 1881 105 1984 में आपका क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाई एंड वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट व्हिच वुड एग्जिट द कोलैप्स्ड स्लम्प। ठीक है, हाई वर्केबल कंक्रीट अगर होगा, मतलब हाई वाटर सीमेंट होगा, तो आपका जो स्लम्प बनेगा वो कैसा बनेगा? कोलैप्स्ड स्लम्प बनेगा। अभी आपने देखा था डायग्राम कि आपका जो स्लम्प बन रहा था वो कैसा बन रहा था? कोलैप्स्ड स्लम्प आपका बन रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ये क्या होता है जॉल्टिंग, यहाँ पे क्या की गई है, तो क्या कहलाता है जॉल्टिंग? हाँ, ठीक है, यहाँ पे आओ वापस।
अब क्या करते हैं, जब टेस्ट के परफॉर्मेंस की बात आती है तो इस टेस्ट के अंदर जो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको दो लेयर में बनना है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लेयर, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लेयर, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड लेयर। ठीक है, दो लेयर में आपको कंक्रीट को क्या करना है, दो लेयर में आपको कंक्रीट को यहाँ पे फिलअप कर देना है, और जो ओवर कंक्रीट होगा उसको स्कूप की हेल्प से आप क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस मोल्ड को पकड़ के स्लोली लिफ्ट कराना है। क्या कराना है, इस मोल्ड को पकड़ के स्लोली लिफ्ट कराना है, और जो कंक्रीट आपका है वो आपका विदाउट एनी सपोर्ट वो क्या करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए। जैसे स्टैंड कर रहा होगा तो आप यहां से क्या करोगे, ये जो टेबल है आप इसको उठाओगे, टेबल को क्या करोगे, टेबल को राइज आप करोगे। क्लियर। तो टेबल को जो राइज आप यहाँ पे करोगे तो टेबल आपको राइज करना है 12.5 mm, 12.5 mm आप टेबल को राइज करोगे, और राइज करने के बाद उस टेबल को आप कर दोगे ड्रॉप। राइज किया, ड्रॉप किया। क्लियर। और ऐसा आपको रिपीट करना है 15 टाइम्स इन 15 सेकेंड, 15 मिनट में, सॉरी 15 सेकेंड में 15 बार आपको टेबल को राइज करना, ड्रॉप करना, राइज करना, ड्रॉप करना। क्लियर। ये हो गई आपकी जॉल्टिंग, ये लिखा था ना जॉल्टिंग। क्लियर। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जॉल्टिंग यहाँ पे कहलाता है। क्लियर। तो अब क्या होगा, जॉल्टिंग आप करोगे तो जो कंक्रीट होगा वो एज अ डायामेट्रिकली आपका स्प्रेड हुआ होगा। क्लियर। कंक्रीट आपका जो है वो आपका डायामेट्रिकली क्या हुआ होगा, आपका स्प्रेड हुआ होगा। ठीक है। तो आपको वही कर लेना, जो स्प्रेड ऑफ कंक्रीट आपका हुआ है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली आपको सेंटीमीटर स्केल से डायामीटर को क्या करना है, आपको मेजर कर लेना है। दो डायामीटर आपके पास आ गए हैं, उसका अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। क्लियर। और मिलीमीटर में आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है। क्या कर देना है, मिलीमीटर में आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। तो ये आपका फ्लो टेबल टेस्ट होता है। रिकमेंडेड वैल्यू की अगर मैं बात करूं या रिजल्ट की बात करूं तो देखो, अकॉर्डिंग टू MS सेट्टी कंक्रीट टेक्नोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इनके द्वारा दिया गया है, द वैल्यू ऑफ फ्लो टेस्ट में रेंज एनीथिंग फ्रॉम 0 टू 150%। क्लियर। मतलब फ्लो की जो वैल्यू आपकी है, वो फ्लो की वैल्यू आपकी जो रहेगी वो 0 से 150% तक आपकी हो सकती है। क्लियर। अभी अपन लास्ट में कंपैरिजन करेंगे, वहां पे देख लेंगे। ठीक है। तो 0 से 150% तक आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ फ्लो आपका रेंज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने की। इसके अंदर IS 11 19 99 1959 और ASTM-C 124 39 री अप्रूव्ड हुआ था ये 1966 में। ये कोड याद रखना कि इसकी प्रोसीजर आपको किस IS कोड के अंदर मिलती है, क्या गाइडलाइन आपको दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट की अगर बात की जाए ठीक है, तो बीबी कंसिस्टोमीटर अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो वाइब्रेटिंग टेबल आपके पास होना चाहिए, मेटल पॉट होना चाहिए, स्टील मेटल कॉन होना चाहिए, और स्टैंडर्ड आयरन रॉड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो आपका होता है, तो ये आप डायग्राम यहां पे देख सकते हो बीबी कंसिस्टोमीटर का। ठीक है। ठीक है। आप देखो अब यहां पे ये आपका जो होता है, ये आपका होता है रोटेटिंग आर्म, रोटेटिंग आर्म आपका ये होता है। ये आपका नीचे ग्लास डिस्क आपको देखने को मिल रहा है, और ग्लास डिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका होगा पोर्शन, ये आपका होगा 230 mm। कितना होगा, 230 mm होगा। ठीक है। ये सिलेंडर आपका है, और इसके अंदर ये आपका स्लम्प कॉन आपका रखा हुआ है। ठीक है। स्लम्प कॉन जो रखा हुआ है, तो स्लम्प कॉन की अगर मैं बात करूं
तो स्लम कौन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके देता हूँ। स्लम कौन की अगर मैं बात करूं तो टॉप डाया जो आपका होगा वो 10 सेंटीमीटर, बॉटम जो डाया होगा आपका वो आपका 20 सेंटीमीटर, और आपका हाइट जो होगा वो आपका होगा 30 सेंटीमीटर। हाइट जो आपका होगा वो होगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है। मेटल पॉट आप जो देख रहे हो, मेटल पॉट की अगर मैं बात करूं ना तो देखो ये है आपका मेटल पॉट। तो ये मेटल पॉट जो आपका है ये होगा आपका 240 mm। 240 mm कितना होगा? 240 mm। ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे बीबी टेबल, ये आपका क्या कहलाता है? ये बीबी टेबल आपकी कहलाती है। ये बीबी टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कितना होगा देखो, ये होगा आपका 260 mm। ठीक है। वाइब्रेशन टेबल या फिर बीबी टेबल जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है। ये आपका जो होता है ये आपका होता है फनल। ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका फनल होता है। ठीक है। ये आपका मूविंग वर्टिकल रॉड होता है। मूविंग वर्टिकल, वर्टिकल रॉड, ये आपका क्या होता है? ये आपका मूविंग वर्टिकल रॉड होता है। ठीक है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ये आपका बेस यहाँ पर होता है। ठीक है। चलो, अब जो आपका बीबी टेस्ट होता है इसके अंदर आप क्या करते हो वो देखो। बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज अ गुड लेबोरेटरी टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट टू मेजर द वर्केबिलिटी इन एन इनडायरेक्ट वे बाय यूजिंग अ बीबी कंसिस्टोमीटर। मतलब जो बीबी टेस्ट आपका होता है वो डायरेक्टली आपकी वर्केबिलिटी को मेजर नहीं करता है। ये आपको जो वर्केबिलिटी का रिजल्ट आपको देगा वो इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट देगा। कैसे देगा? इनडायरेक्टली रिजल्ट देगा। BB test is usually performed on dry concrete and it is not suitable for very wet concrete. Clear? मतलब बीबी टेस्ट जो आपका होता है ये ड्राई कंक्रीट के लिए आपका होता है। ठीक है। वेरी वेट कंडीशन मतलब ज्यादा हाई वर्केबल जो कंक्रीट होगा उसके लिए आपका ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा या फिर सुटेबल नहीं होगा। बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट डिटरमाइन द मूबिलिटी या मूबिलिटी को फाइंड आउट करेगा एंड टू सम एक्सटेंट compactability of concrete. The BB consistometer test vibrator is used instead of jolting. अभी जॉल्टिंग के लिए आप टेबल को उठा रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, उठा रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। आपको जॉल्टिंग के लिए उसको वाइब्रेट करने के लिए आप वाइब्रेटर का यूज करोगे। मतलब टेबल के अंदर क्या होगा? वाइब्रेशंस आएंगे। बीबी टेस्ट डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण जो कंक्रीट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं उसमें कितना टाइम लगा, तो टाइम रिक्वायर्ड रहा, तो उस टाइम के बेसिस पर वह कंक्रीट की वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये जो टाइम रिक्वायर्ड आपका रहेगा ये टाइम आप जो यहाँ पे लोगे ये टाइम आपका सेकेंड्स में होगा। ये टाइम रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम आपका इसमें रिप्रेजेंट होगा, सेकेंड्स में आपका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। क्लियर? और सेकेंड्स में जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना इसको बोला जाता है रीमोल्डिंग एफर्ट। इसको क्या बोला जाता है? रीमोल्डिंग एफर्ट। ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये वाइब्रेटिंग टेबल है ना, ये वाइब्रेटिंग टेबल की डायमेंशन अगर कभी पूछ ली जाए तो याद रखना कि इसकी जो लेंथ होती है, बट तो मैंने आपको बता दी है, लेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो लेंथ आपकी कितनी होती है, यहाँ पे लेंथ आपकी होती है 380 mm, ठीक है। और जो विड्थ रहेगी वो विड्थ आपकी रहेगी 260 mm, ठीक है। विड्थ कितना होगा आपका 260 mm होगा। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट कितना होगा आपका, हाइट आपका होगा 305 mm, ये आपकी हाइट रहेगी वाइब्रेटिंग टेबल की, ठीक है। मेटल पॉट को तो आपको मैंने बता दिया, मेटल पॉट क्या होगा, स्टील मेटल कॉन या फिर स्लम कॉन भी आपको पता चल गया है, आयरन रॉड आपको पता है, ठीक है। चलो रिजल्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो टेस्ट आपने परफॉर्म यहाँ पे किया है, ये टेस्ट आपने परफॉर्म किया है किस आईएस कोड के बेसिस पर, आईएस 1199/1959 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट मिलता है। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात करो तो बीबी टाइम्स, क्लियर, टाइम्स रिक्वायर्ड कितना लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट के लिए, तो बीबी टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो अगर ये टाइम्स आपको मिलता है अप टू 20 to 15-10 सेकेंड, तो जो कंक्रीट आपका होगा वो वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी, मतलब वेरी ड्राई आपको यहाँ पे मिलेगा, क्लियर, कैसा मिलेगा आपको, वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी अगर आपको इतना टाइम मिलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इफ बीबी टाइम्स इज अप टू 10 to 7 to 5 सेकेंड देन कंक्रीट इज कंसिडर्ड इन अ ड्राई कंसिस्टेंसी। बीबी टाइम्स इज 5 to 4-3 सेकेंड देन कंक्रीट इज कंसिडर्ड इन अ प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। और बीबी टाइम्स इज अप टू 3 to 2-1 सेकेंड देन कंक्रीट इज कंसिडर्ड एज अ सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके यहाँ पे हो गए हैं। और आपको बीबी जो टेस्ट आपका होता है ये सेकंड्स में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है, तो ये सेकंड्स में आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, और इसको रीमोल्डिंग एफर्ट बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आईएस 11, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आईएस 1199 में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, एसीआई 211.375 रिवाइज्ड हुआ 1987 में, इसके अंदर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। और बीएसईएन 12350-3/2009 इसके अंदर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी इस बीबी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका कैलीवॉल टेस्ट होता है, या फिर इसको बोला जाता है बॉल पेनेट्रेशन टेस्ट। कैलीवॉल टेस्ट जो आपका होता है, अगर मुझे इसको परफॉर्म करना है तो हमें मेटल हेमिस्फीयर बॉल चाहिए, हमें ग्रेजुएटेड स्केल चाहिए, हैंडल चाहिए और फ्रेम चाहिए। ये हमें एपरेटस यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका हैंडल है, एक ग्रेजुएटेड स्केल है, ये आपका फ्रेम है और ये हेमिस्फीयर बॉल आपकी यहाँ पर है। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आप कैसे परफॉर्म करते हो, देखो, दिस टेस्ट इज डेवलप्ड बाय जेडब्ल्यू कैली, हेंस इट नॉन एज कैलीबॉल टेस्ट, इसलिए हम इसको कैलीबॉल टेस्ट बोलते हैं। कैलीबॉल टेस्ट इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव फील्ड टेस्ट, क्लियर, ये फील्ड टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ये क्या करता है, विच मेजर वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट विद द सिमिलर टू द कंक्रीट स्लम टेस्ट, क्लियर, जैसे आपने कंक्रीट स्लम टेस्ट को फाइंड आउट किया, मतलब देखा है, उसी वे में यह भी आपको वर्केबिलिटी प्रोवाइड कराता है, बट इट इज मोर एक्यूरेट एंड फास्टर देन द स्लम टेस्ट। लेकिन अगर स्लम टेस्ट से कंपेयर ही हम कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा और फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्लम टेस्ट। दिस टेस्ट यूजेस a device that consists of metal hemisphere ball, thereby indicating the consistency of fresh concrete by its level of penetration। आप इसको पेनिट्रेट कराओगे कंक्रीट को, क्लियर, पेनिट्रेट कराओगे तो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन के बेसिस पे आपको ये फ्रेश कंक्रीट की कंसिस्टेंसी बता देगा। When the metal hemisphere drops, thus in this test, depth is determined through metal hemisphere which sink under
इट्स ओवन वेट इनटू फ्रेश कंक्रीट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जबरदस्ती हाथ से उसको दबा दिया, नहीं, आपने उसको ड्रॉप किया, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होगे, आपने यहाँ से क्या किया, हैंडल से छोड़ के इसको ड्रॉप किया, इसने कितना कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट किया, उस पेनिट्रेशन के बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी पता चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर कैलीवॉल टेस्ट की अपन यहाँ पे बात करें तो यह आपको ASTM C36092 में आपको मिलेगा। वॉल पेनिट्रेशन टेस्ट आपको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पांचों टेस्ट थे जिसकी हेल्प से हम वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है व्हाई वर्केबिलिटी टेस्ट फेल्स एंड व्हाट इफ द टेस्ट फेल। वर्केबिलिटी टेस्ट हमारा फेल क्यों होता है, क्या रीजन हो जाता है, तो उसकी अपन ब्रीफली बात करते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जो वर्केबिलिटी टेस्ट को फेल करा देते हैं, जैसे एडिशन ऑफ द एक्सेस या लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द कंक्रीट मिक्स। क्लियर, हम एक्सेस अमाउंट में या फिर लेस अमाउंट में हम वाटर को यहाँ पे मिक्स करते हैं। पुअर इंस्पेक्शन एट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट ड्यूरिंग बैचिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। जब हम बैचिंग कर रहे होते हैं या फिर कंक्रीट की मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन आपने प्रॉपर नहीं किया हुआ है। आपने एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग है वो पुअरली आपकी ग्रेडिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड बैचिंग ऑफ कंक्रीट। क्लियर, मतलब प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, बैचिंग प्रॉपर नहीं हुई है। पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट लाइक सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड वाटर। आपने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर आपकी है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपके वर्केबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो फेल होते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखना, इफ द वर्केबिलिटी टेस्ट फेल, अगर आपका वर्केबिलिटी टेस्ट फेल होता है then it is strongly recommended to reject the material or use it for some non-structural work for the same and lower the grade of concrete। मतलब अगर आपका वर्केबिलिटी टेस्ट फेल होता है तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया गया है कि आप उस मटेरियल को रिजेक्ट कर सकते हो, अगर आपको वर्केबिलिटी जो आपकी है अगर आपको वो नहीं मिलती है तो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सुटेबल वर्केबिलिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, जो अपन ने अभी पढ़ा है उसका कंक्लूजन यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे मैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बात करता हूं तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में आपका पहला आता है जैसे वेरी लो, लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी और वेरी हाई वर्केबिलिटी। दैट इज द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो वेरी लो वर्केबिलिटी में आप बीबी कंसिस्टोमीटर को यूज करोगे। लो वर्केबिलिटी में आप बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज कर सकते हो। मीडियम वर्केबल अगर आपका है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या फिर स्लम्प टेस्ट आप लगा सकते हो। हाई वर्केबल में आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और स्लम्प टेस्ट और फ्लो टेस्ट ये तीनों लगा सकते हो। और वेरी हाई वर्केबल अगर होगा तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लो टेस्ट आपका होगा। मतलब कहने का ये है कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अपने को फाइंड आउट अगर कंक्रीट का करना है तो उसके लिए कौन सा सुटेबल वर्केबिलिटी टेस्ट होगा वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी लो में बीबी कंसिस्टोमीटर, लो में आपका बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट या फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट आपका आएगा। मीडियम में आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या फिर स्लम्प टेस्ट आपका हो गया। हाई में आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, स्लम्प टेस्ट और फ्लो टेबल आपका हो गया। और वेरी हाई में आपका फ्लो टेस्ट आपका हो गया। ठीक है, फ्लो टेस्ट जो है आपका फ्लो टेबल टेस्ट भी कहलाता है। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने जो टेस्ट पढ़े हुए हैं उन टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उन सबका यहाँ पे कंपैरिजन अपन लेके आए हैं। ठीक है, अपन अगर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बात करें तो वेरी लो पहला क्या होता है, वेरी लो, लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी और हाई वर्केबिलिटी। स्लम्प टेस्ट अपन IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। क्लियर, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू एज पर द AM नेबले। और बीबी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एज पर IS 1199-1959 के अकॉर्डिंग। देखो वेरी लो वर्केबिलिटी पे स्लम्प टेस्ट की वैल्यू 0 से 25 होती है और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका 0.78 होता है और जो बीबी सेकंड आपको मिलते हैं 20 to 15-10 सेकंड आपको मिलते हैं। ठीक है, लो वर्केबिलिटी पे स्लम्प आपका जो होता है वो 25 से 50 mm मिलेगा। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो आपका होगा वो 0.85 आपको मिलेगा और बीबी टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा 10 to 7.5 सेकंड आपको मिलेगा। मीडियम वर्केबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 50 to 100 mm आपका स्लम्प होगा।
0.92 आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा, और बीवी टेस्ट की बात करूं तो 5 to 43 सेकेंड आपको ये बीवी टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। हाई वर्केबिलिटी की बात की जाए तो 100 to 150 स्लम टेस्ट की वैल्यू, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.95 और बीवी टेस्ट की वैल्यू 3 to 1 सेकेंड। मतलब क्या होता है, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेरी लो पे स्लम्प आपका 0 to 25 होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंपैरिजन आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे एक फाइनल बताओ, समझ में आया आपको वर्केबिलिटी अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक कमेंट करो जल्दी से, क्लियर है यहां तक आपको? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो ये फ्रेश कंक्रीट का जो अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अपने को पढ़ना है हार्डन कंक्रीट की। ठीक है, तो हार्डन कंक्रीट की जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हार्डन प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट अपन डिस्कस करेंगे उसके अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।